नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देश तोड़ने की बात करने वाले को सजा नहीं टिकट देती है कांग्रेस। ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर करेंगे और कड़ा प्रहार, गरीब व मध्यम वर्ग का नहीं छीनेगा अधिकार हक। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आने वाले 5 वर्ष देश हित में बड़े निर्णयों वाले होंगे। कांग्रेस व इंडी गठबंधन लोगों को जनादेश के विरुद्ध भड़काकर फैला रहे हैं अराजकता। गुरु नानक देव की धरती का बंटवारा करने वाली कांग्रेस विपिन रावत का भी करती है अपमान। और क्या परिवार होने से भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल जाता है? मोदी जी कह रहे हैं। और प्रचार सभा है या फिर विजय सभा है? मोदी जी ने कहा है कि तीसरे टर्म में आपका यह बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। मेरा लक्ष्य है कि आपको पीएम सूर्य घर योजना से 24 घंटे बिजली मिले और इसका बिल 0 हो और साथ में कमाई भी हो। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भारी मतों से विजय दिलाने के लिए अपील करते हुए कहा कि आपको मोदी को मजबूत करके और ऊर्जा देनी है। सभा स्थल पर जुटी भीड़ ने से गदगद नजर आए हैं मोदी जी। अब आप सभी जानते हैं कि देखिए लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा में 543 सीटें देखने को मिलेंगी और इनका चुनाव लोकसभा सदस्यों का डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में ये चुनाव होता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आबकारी घोटाले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। ईडी ने नहीं किया जमानत का विरोध। कोर्ट ने कहा कि नजीर नहीं माना जाएगा यह आदेश। राजनीतिक गतिविधियों में ले सकेंगे भाग लेकिन मामले के संबंध में नहीं दे सकेंगे कोई बयान। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। दिल्ली में जो शराब नीति आई हुई थी ना, उसी में इनका नाम जुड़ा हुआ था। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय की इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरे दिन विस्तारा की 70 से अधिक उड़ानें रद्द। डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट। पायलट व अन्य कर्मियों की छुट्टी पर जाने से हालात बेकाबू है। एयर इंडिया के साथ विलय में प्रस्तावित वेतन भत्तों का विरोध। पिछले कुछ दिनों में 15 पायलटों ने कंपनी से दिया है त्यागपत्र और डीजीसीए ने ये निर्देश दिए हुए हैं। डीजीसीए ने कंपनी से कहा कि वह रोजाना रद्द उड़ानों के साथ ही विलंबित उड़ानों की जानकारी दे, साथ ही यह भी बताए कि प्रभावित यात्रियों को क्या सेवा दी गई है। और विस्तारा एयरलाइंस की मौजूदा समस्या पर चिंता जताते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक्स पर एक संदेश में कहा कि मंत्रालय विस्तारा की उड़ानें रद्द होने की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। ईडी के सामने पेश नहीं होने पर तमिलनाडु के 5 डीएम को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। 25 अप्रैल को पेश नहीं हुए थे, भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। और अवैध रेत खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में होना है अधिकारियों को पेश। अरुणाचल प्रदेश पर मूर्खतापूर्ण चीन का कदम। ये भारत कह रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थलों का नाम चीनी भाषा में रखने के चीन सरकार के एक कदम को भारत ने मूर्खतापूर्ण करार दिया है। भारत ने चीन को फिर से याद दिलाया कि उसकी तरफ से नाम रखे देने से यह वस्तुस्थिति नहीं बदल जाती। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, था और है और आगे भी रहेगा। आप सभी जानते हैं, देखिए जो हमारा पड़ोसी है ना चाइना, ये कभी भी आप देखते हैं किसी भी क्षेत्र को अपना बताने लगता है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा लद्दाख में भी झड़प हुई थी। हमारे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है। और आप देखेंगे कि 21 जनवरी 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रेमा खांडू यहाँ की आप देखते हैं, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
और अरुणाचल प्रदेश की सीमा आप देखिए भूटान से भी लगती है, चाइना से लगती है, और अब किससे, म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। चुनावी बॉन्ड संबंधी एसओपी की जानकारी देने से इनकार। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं से जारी किए गए चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए जारी की गई अपनी मानक संचालन प्रक्रिया की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। बैंक ने आरटीआई के जवाब में व्यवसायिक गोपनीयता के तहत दी गई छूट का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से मना किया है, और बैंक से चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने संबंधी एसओपी का विवरण मांगा गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन देखते हैं ना, उसी के तहत। और देखिए एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में आप लोग देखते हैं ना। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। पाकिस्तान ने भारत के साथ संबंध सुधरने की जताई उम्मीद। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को इस्लामाबाद में संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत में चुनाव के बाद उससे हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की अपनी पृष्ठभूमि है। ये आप देखिए पाकिस्तान है, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारी 5 राज्यों की सीमा से लगती है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मुठभेड़ में 12 नक्सली आप देखते हैं ढेर हुए। और आपको बता दूं कि नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही नागरिक हैं, बस आप देखते हैं कि गलत रास्ते पर चले गए हैं। और नक्सल शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था, वहीं से निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। फोर्स की तैनाती से लेकर ईवीएम मूवमेंट आदि पर रखेंगे नजर, हर दिन देंगे रिपोर्टें। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए चुनाव आयोग ने की तैनाती। पर्यवेक्षक राज्य मुख्यालय के साथ राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में भी कर सकेंगे कैंपेन। चुनाव है देखिए लोकसभा का, तो निष्पक्ष होना चाहिए, सवाल ना खड़े होना चाहिए उस पर। अब राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी में भी काफी उठापटक चल रहा है। देखिए दिल्ली की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, और काफी बुरा दौर जा रहा है उनका, ये आप भी जानते हैं। INDIA का उपयोग न करने संबंधी याचिका पर केंद्र व विपक्षी दलों को आखिरी मौका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार किया है। जो आप देखते हैं कि इनने विपक्षियों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम रखा ना विपक्ष का अपना, एक तरह से गठबंधन का, उसी को लेकर कोई आप देखते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट चला गया। 23 वर्ष तक केंद्र में कैबिनेट रहे कांग्रेस नेता सर सिंह भारत के कैबिनेट मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। उन्होंने 1952 से 1975 तक विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। ये नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। बाकी आप देखते हैं कि अधिकतर खबरें आपको राजनीति की ही देखने को मिल रही हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो आपको परेशान नहीं होना है। 10 बार मिला पूर्ण बहुमत, 50% वोट किसी को नहीं मिले हैं। आजाद भारत में अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके। इन चुनाव में आप देखिए 10 बार ही किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिला है। 7 बार कांग्रेस को, 2 बार भाजपा को, 1 बार जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। लेकिन 50% वोट किसी दल को हासिल नहीं हुए। भाजपा ने इस बार के आम चुनाव में 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। 2019 के आम चुनाव में भाजपा को 37.7% वोट मिले थे। 1984 के बाद कांग्रेस को नहीं मिला फिर बहुमत कभी। भाजपा का तो ग्राफ बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।
पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी पर तनाव घटाना ही आगे बढ़ने का मार्ग है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं। विदेश से मेडिकल डिग्री लेकर आए इंटर्न से ना हो भेदभाव, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमारा। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, हमारे देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब करें। और इसमें हर समय आप देखते हैं कि बातें उठती रहती हैं कि सुरक्षा परिषद में क्या होनी चाहिए, हमारी भी स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। मैं यूएनएससी की बात कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा हूं। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें आप देखते हैं कि 15 सदस्य हैं, जिसमें आप देखिए 5 स्थायी सदस्य हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, रूस यानी कि यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यूनाइटेड स्टेट। इन्हें 5 सदस्यों को विशेष पावर मिली हुई है कि अगर कोई प्रस्ताव पास कराना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी उसके विरोध में चला जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें सुधार होना चाहिए भाई। कभी चाइना आ जाता है, कभी आप देखते हैं कि अमेरिका हो जाता है अलग, तो इसलिए आप देखते हैं कि कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाता है। सरकार ने सूचनाएं लीक होने के खतरे को लेकर जारी की एडवाइजरी। सरकार ने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सूचनाएं लीक होने के खतरों को लेकर एडवाइजरी जारी की है और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को उन ब्रांडों के उपकरण खरीदने से बचने की सलाह दी है जिनका सुरक्षा उल्लंघन और डाटा लीक का इतिहास रहा है। कच्चा तीबू देमुख गलत प्रचार करिए। ये आप लोगों को बताया ना कि 1974 में श्रीलंका के साथ एक समझौता किया था। उस समय हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और कच्चा तीबू जो द्वीप है इसे श्रीलंका को दे दिया था। तो उसी पर आप देखते हैं कि चुनावी माहौल मनाया जा रहा है और समझौते के तहत, और अब हमें वहां जाने की अधिकार है। हम लोग जा सकते हैं, अपने जाल हमारे यहाँ के मछुआरे ठहर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जाल सुखा सकते हैं, लेकिन मछली पकड़ नहीं सकते हैं वहाँ, ठीक है। और देखिए ये आप लोगों को यहाँ रामेश्वरम के पास देखने को मिलेगा। भारत और श्रीलंका के बीच आप देखते पाक जलडमरू भी है, मन्नार की खाड़ी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उतरे चेनोक और MI-17 हेलीकॉप्टर। ये सोमवार रात से मंगलवार तड़के तक रोड रनवे पर लैंडिंग व अन्य तैयारियों का परीक्षण। हेलीकॉप्टरों में सवार सैनिकों के दस्ते नीचे उतरे। एक हेलीकॉप्टर ने सामान को उतारा, दूसरा ले उड़ा। अच्छी बात है। अब हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान चीन जैसे हो तो हमें अपनी रक्षा पर हर तरह से ध्यान देना ही होता है। आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर वाहन प्रतिबंधित, 11 तरह तक ट्रैफिक डायवर्जन। भोजशाला में सर्वे टीम ने बनवाए स्तंभ बने चित्रों का स्केच। तलघर सीढ़ियों की बारीकी से की जांच और मंगलवार को नहीं हुआ खुदाई का काम। ये आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भी यहाँ हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विवाद चल रहा है और कहा जा रहा है कि ये सरस्वती मंदिर हुआ करता था पहले, इसे फिर बाद में आप देखते हैं कि तोड़ के मुस्लिम मस्जिद बनाई गई है। आयुष्मान भारत आईडी से CGHS लाभार्थी आईडी को लिंक करना जरूरी है। और देखिए आयुष्मान भारत योजना है ना, ये कब आई थी? 23 सितंबर 2018 में आई थी ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। और स्वास्थ्य का जो लाभ मिलता है ना इसके, उसी की बात की जा रही है। सार्वजनिक तौर पर पति या पत्नी पर अपमानजनक आरोप लगाना क्रूरता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर सैफ कुणाल कपूर की तलाक अर्जी को दी मंजूरी। ये भ्रष्टाचार के मामले में सरकार को नुकसान ना होने की बात कहे नहीं मांग सकते हैं जमानत, ये हाईकोर्ट कह रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी की याचिका खारिज कर दी है। विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले वर्ष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया था ये मामला। ये पर्ची में बदली पुलिसिंग शिकायतों को की हो रही रियल टाइम निगरानी। गोरखपुर के SSP का नवाचार बना वरदान।
शिकायतों के निपटारे और जवाबदेही के लिए शुरू की कंप्यूटरी की पर्ची व्यवस्था। अच्छी बात है। अब आप देखिए, ये संपादकीय पार्ट है आपका, और संपादकीय पार्ट आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। बदलाव की प्रतीक्षा में नौकरशाही। तो आप देखते हैं कि भारत की जिस नौकरशाही को देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस्पाती ढांचे की संज्ञा दी थी, उसी ढांचे को लेकर अब सरकार के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सन्याल ने बीते दिनों कहा कि 20 से 30 साल के लाखों युवा अपने जीवन के बहुमूल्य 8 साल सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में बर्बाद कर देते हैं। आईएएस, आईपीएस और दूसरी सेवाओं में जाने की मृग तृष्णा हर वर्ष लाखों युवाओं की ऊर्जा को बर्बाद कर रही है। कोचिंग संस्थान भी इसी रवैये की उपज है। सन्याल की बातों के आलोक में सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित कुछ बुनियादी बातों पर गौर करना उपयोगी है। ये पढ़िएगा जरूर, ये काफी महत्वपूर्ण है आप लोग अगर स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो। भारत में इस परीक्षा में बैठने की आयु 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच है, और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 32 और ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी के लिए 37 वर्ष रखी गई है। सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी 6 बार परीक्षा दे सकता है, ओबीसी का 9 बार और एसटी एससी का 16 बार दे सकता है। पहला प्रश्न आयु सीमा और प्रयासों की संख्या को लेकर ही उठता है। 1979 में दौलत सिंह कोठारी समिति की सिफारिश पर सभी परीक्षाओं को मिलाकर एक सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई और उम्र 26 से बढ़ाकर 28 कर दी गई, और उसमें 3 प्रयास सामान्य वर्ग के लिए और शेष के लिए रियायत के साथ दिए गए थे, और उससे पहले उम्र 24 और 26 तक ही सीमित थी। 28 वर्ष करने के पीछे तर्क था कि तब तक देश में साक्षरता दर कम थी और ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए इसकी जरूरत थी। और वस्तुतः मौजूदा आईएएस परीक्षा ब्रिटिश कालीन आईसीएस परीक्षा का बदला हुआ नाम है, और ब्रिटिश शासन में इस सेवा में भर्ती की उम्र 19 वर्ष फिर बढ़ाकर इसे 21 वर्ष की गई थी, और इसके पीछे यही सोच रही कि प्रशासन चलाने के लिए हमें युवा चाहिए, और युवाओं के बल पर ही ब्रिटेन ने दुनिया पर राज किया। स्वतंत्रता के बाद आप देखते हैं कि हमारी गरीबी और विशेष परिस्थितियों में सुधार की जरूरत थी, लेकिन सुधार के नाम पर बिगाड़ की नहीं, हमारी साक्षरता बढ़ी, समाज के सभी उच्च वर्ग उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, बावजूद इसकी प्रशासनिक क्षमता को दरकिनार करते हुए राजनीतिक रेवड़ी की नाम पर उम्र बढ़ाकर लगातार बढ़ाई जा रही है। और मंडल आयोग के बाद उम्र 28 से बढ़ाकर आप देखिए 30 कर दी गई। फिर सापरक सरकार ने 2004 में आयु सीमा बढ़ाकर 30 से 32 कर दी, और प्रश्न यह है कि क्या 30 वर्ष की उम्र पार कर चूंकि अभ्यर्थी आईआईटी आदि से निकले हुए उन नौजवानों का मुकाबला कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 से 25 साल की होगी, और अधिक आयु सीमा और प्रयासों पर कई बार अंगुली उठाई गई है, और यह स्वाभाविक है, प्रतिभाशाली का चुनाव नहीं है। सुविधाओं के लिए देश की नीति नियंता बनने की चाह में रट्टा मारकर कोचिंग संस्थान में डेरा डाले चंद युवाओं का मैदान ज्यादा है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी आयु की सीमा और प्रयासों को कम करने की बात कही है, और इस संबंध में कई समितियों की सिफारिशों भी लंबित पड़ी हैं। आयु सीमा घटाने के सवाल पर कुछ लोग गरीबों की दुहाई देने लगते हैं, लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि गरीबों का भला एक सक्षम, पारदर्शी, योग्य नौकरशाही ही कर सकती है, लुंज पुंज और अपेक्षाकृत उम्र दराज लोग नहीं। कुछ और आप देखते हैं कि सुधारों की भी जरूरत लगती है। यूपीएससी को इसका एहसास होगा कि 2011 में शुरू हुई सीसेट परीक्षा लगभग लॉटरी का खेल बन चुकी है, और उससे पूर्व के आंकड़े बताते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। मौजूदा प्रारंभिक परीक्षा में एक तरह की तुक्केबाजी हो रही है, और पहली बार में इन सेवाओं में सफल होने वाला कई बार प्रारंभिक परीक्षा में भी फेल होता रहता है, और लगातार प्रारंभिक परीक्षा में फेल होने वाला अचानक टॉपर्स में भी शामिल हो जाता है। नौजवानों की मानसिक स्थिति पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और आत्महत्या तक की खबरें आती हैं। कोठारी समिति की मूल सिफारिशों में मुख्य परीक्षा का एक विषय प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल था, या तो उसे तुरंत वैसे ही वापस लाया जाए, या फिर मुख्य परीक्षा से भी वैकल्पिक विषय को बाहर किया जाए। और 2000 में प्रोफेसर अलग कमेटी ने कानून और लोक प्रशासन जैसे विषय जोड़े जाने की बात कही थी, और जिनकी जरूरत हर नौकरशाह को अपने पूरे कार्यकाल में रहती है। ट्रेनिंग के दौरान इस विषयों को फिर से पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी, और पिछले 10 वर्षों में इस सुझाव को भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, और कि जो भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा पास करके
साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें राज्य स्तर या दूसरे संस्थान मौका देंगे। और लाखों उम्मीदवारों में से यूपीएससी जैसे संस्थान से इस स्तर तक पहुंचे हुए नौजवानों में कुछ तो योग्यता होगी ही, और उन्हें ऐसा अवसर न मिलने पर अब बेशहर दर शहर दूसरी परीक्षा में बैठते रहेंगे और कोचिंग संस्थान भी कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ते रहेंगे। सरकार और आप देखिए यूपीएससी को इसका एहसास होना चाहिए कि पहली प्राथमिकता यूपीएससी नहीं है, और 21वीं सदी के अनुकूल उनकी योग्यता का फायदा अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर पूरी दुनिया उठा रही है, लेकिन हम उन्हें सही अवसर देने में असफल रहे हैं। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की तरफ भागते छात्रों की भीड़ और दुनिया की दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शीर्ष पर आसीन भारतीय नौजवान इसका प्रमाण है। आत्मनिर्भर भारत के लिए सुधार के कदम उठाने की जरूरत है, केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के प्रशासनिक स्तर पर भी। संजीव सन्याल का सुझाव सही है और उचित होगा कि आम चुनाव के बाद नई सरकार स्टील फ्रेम में लगी हुई जंग को सबसे पहले ठीक करे। भारतीय प्रशासनिक सेवा की रीढ़ कही जाने वाली नौकरशाही को ठीक किए बिना अमृतकाल में विकसित भारत का सपना साकार होना मुश्किल है। और मोदी सरकार ने आज़ादी के बाद के उलझे हुए कई मामलों को सुलझाने में अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है। अब समय आ गया है कि नौकरशाही में भी आमूलचूल बदलाव किए जाए। लेखक पूर्व संयुक्त सचिव एवं शिक्षाविद हैं, इनका नाम है प्रेमपाल शर्मा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। पाठ्यक्रम परिवर्तन का अधूरा एजेंडा। तो आप देखिए नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद भी शिक्षा में सुधार के मोर्चे पर स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसका ताजा उदाहरण राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से प्रकाशित कक्षा 9 की अंग्रेजी की पुस्तक को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री की आपत्ति है। उनकी एक आपत्ति यह है कि आखिर यह पुस्तक सत्र समाप्त होने के बाद क्यों आई है। दूसरी आपत्ति यह है कि इस पुस्तक के आवरण पर ब्रिटेन का ध्वज क्यों प्रकाशित किया गया। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। इसी बीच गुजरात से यह खबर आई है कि कच्छ जिले के गांधीग्राम में एक निजी स्कूल में अंग्रेजी की पुस्तक के एक पाठ में बच्चों को यह पढ़ने को मिल रहा था कि गाय काली और सफेद होती है और आप देखिए वह घास खाती है, हम इसका दूध पीना पसंद करते हैं और हम उसका मांस भी खा सकते हैं। और इस पर जब अभिभावकों ने आपत्ति जताई तो स्कूल ने क्षमा मांगते हुए गलती दूर करने की बात कही। ये इकलौते मामले नहीं है। करीब 1.5 वर्ष पहले दिल्ली के एक निजी स्कूल में कक्षा 4 के बच्चों की द ब्लू प्लेनेट नामक पुस्तक में यह बताया गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्या होती है। अनुसूचित जाति का मतलब बताया गया था कि भारत की अछूत जाति। जब कुछ सजग अभिभावकों ने आपत्ति जताई तो स्कूल प्रिंसिपल ने यह सफाई दी कि हमने पाठ्यक्रम की जांच नहीं की थी और हमें प्रकाशक को सूचित कर दिया है। प्रकाशक ने कहा कि यह टाइपिंग की गलती हो सकती है और हम इसे शीघ्र ठीक कराकर नई पुस्तकें देंगे। नई शिक्षा नीति को लागू हुए 4 वर्ष होने वाले इसके अमल में आप देखिए लंबा समय लगेगा, लेकिन इस शिक्षा नीति का मूल महत्व तभी है जब आप देखिए पाठ्यपुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन किए जाए। यह काम हो तो रहा है लेकिन कच्छप गति से। इसका प्रमाण पिछले सप्ताह की यह खबर है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT कक्षा 3 और 6 के लिए नया पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें जारी करेगी। इस बारे में CBSE की ओर से सभी स्कूलों को एक पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है। इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2024 के लिए अन्य कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका अर्थ है कि 9 दिन चले अढ़ाई के कोस। यह स्थिति तब है जब भाजपा ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति लाने का वादा किया था। यह शिक्षा नीति मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी कि जुलाई 2020 में आ सकी और नई शिक्षा नीति में देरी को देखते हुए पाठ्यक्रम में संशोधन एवं परिवर्तन के साथ नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का काम द्रुत गति से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इसका प्रमाण आप देखते हैं यह है कि अभी तक केवल कक्षा 3 और 6 की ही नई पाठ्यपुस्तकें तैयार हो सकी हैं। बीते 10 वर्षों में 3 शिक्षा मंत्री बदल गए। धर्मेंद्र प्रधान चौथे शिक्षा मंत्री हैं और इस कालखंड में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय तो कर दिया गया है, लेकिन पाठ्यक्रम बदलने का जो काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए था वह न के बराबर हो सका। यह और कुछ नहीं, इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति हो तो कठिन कार्य भी आनन फानन में हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण साम्प्रत शासन के समय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने दिया था और उन्होंने यह मंत्रालय संभालते ही पाठ्यक्रम में परिवर्तन की पहल की और 1 वर्ष के अंदर यह काम कर दिखाया।
मोदी सरकार के 4 शिक्षा मंत्री 10 वर्ष में भी यह काम नहीं कर सके और कम से कम उन्हें नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद तो इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए थी। कोई नहीं जानता कि यह कार्य प्राथमिकता सूची से बाहर क्यों बना रहा। निसंदेह कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के कारण उन्हें परीक्षा के दबाव से मुक्त करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में कुछ कटौती की गई थी, लेकिन पाठ्यक्रम परिवर्तन के मामले में जो वांछित था वह नहीं हो सका। और यदि स्कूली पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव नहीं किए जाएं तो नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने और उसके माध्यम से भावी पीढ़ी को देश की आवश्यकता अनुसार तैयार करने का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। मोदी सरकार के मंत्री पाठ्यक्रम में संशोधन परिवर्तन की जरूरत तो जताते रहे, लेकिन उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि आखिर इस जरूरत की पूर्ति क्यों नहीं हो पाई है। आखिर भावी पीढ़ी को वही पाठ्य पुस्तकें क्यों पढ़ाई जा रही हैं जिनकी पाठ्य सामग्री से शिकायत है। और सबसे अधिक शिकायत इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से है। यह एक तथ्य है कि भारत के इतिहास के नाम पर छात्रों को दिल्ली का इतिहास ही अधिक पढ़ाया जाता है। यह इतिहास भी एक पक्षीय है, इसमें देश के समग्र इतिहास की झलक मिलना तो दूर रहा, यह तक पता नहीं चलता कि देश के दूसरे हिस्सों में सुहेल देव, लचित वारफूकन और मार्तंड वर्मा जैसे अनेक शासक हुए जिन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से न केवल लोहा लिया बल्कि उनके दांत भी खट्टे किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने भव्य भवन बनवाए, जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। इससे इनकार नहीं कि मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में देश की तस्वीर बदलने के साथ अनुच्छेद 370 हटाने जैसे ऐसे साहसिक कार्य भी किए जिसके बारे में कल्पना करना भी कठिन था। लेकिन यह भी सही है कि शिक्षा के मोर्चे पर जो कुछ अपेक्षित था वह नहीं हो सका है। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं राजीव सचान, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अच्छी बात है। इच्छाएं तो जीवन है तो इच्छाओं का होना भी स्वाभाविक है। हालांकि एक समस्या यह है कि एक इच्छा पूरी होती ही दूसरी कामना सिर उठा लेती है। वही यह भी है कि एक समस्या है कि यदि इच्छाएं ही नहीं होती तो संभव है कि व्यक्ति की प्रगति की राह ही अवरुद्ध हो जाए। और इस संसारिक जगत की वास्तविकता भी यही है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या समाज इच्छाओं से पृथक नहीं है। संस्थाएं भी किसी न किसी उद्देश्य से गठित की जाती हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति ही उनकी कामना होती है। यहाँ तक कि धर्म के प्रचार प्रसार के केंद्र में भी अपने विचार की इच्छा का समावेश होता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल देता हूं तो जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। कच्चा तीबू तकरार, चुनाव के समय कब कोई नया मुद्दा उठ जाए या किसी पुराने मुद्दे को नए सिरे से धार दे दी जाए, इसका ठिकाना नहीं होता है। कच्चा तीबू का मुद्दा ऐसा ही है। भाजपा इस मुद्दे पर इसलिए आक्रामक है क्योंकि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक तब यह मांग करती रही कि इस समझौते के तहत श्रीलंका को सौंपे गए इस द्वीप को वापस लिया जाए। वह इस मांग को लेकर मोदी सरकार पर दबाव भी बनाती रही है, लेकिन सूचना अधिकार कानून से मिली इस जानकारी से उसे निरुत्तर सा कर दिया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब इस द्वीप को श्रीलंका को देने का समझौता किया तो उस समय तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक की भी इसके पक्ष में थे और भाजपा ने इस तथ्य को सामने रखकर जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब ना तो द्रमुक को देते बन रहा है और ना ही कांग्रेस को, जहां द्रमुक के पास केवल यही कहने को है कि आखिर भाजपा को अब यह मसला क्यों याद आ रहा है। वही कांग्रेस कच्चा तीबू समझौते पर कुछ कहने के स्थान पर यह आरोप उछाल रही है कि मोदी सरकार ने भी तो बांग्लादेश को कुछ इलाके दिए हैं और वह यह भूल रही है कि बांग्लादेश को कुछ इलाके दिए गए थे तो कुछ उससे लिए भी गए हैं। कच्चा तीबू को श्रीलंका को सौंपने से तो भारत घाटे में ही रहा है और यह ठीक है कि कच्चा तीबू को श्रीलंका को सौंपने के दशकों पुराने समझौते को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी तह तक तो जाना ही चाहिए। आखिर इस द्वीप को श्रीलंका को देने के बदले भारत को हासिल क्या हुआ। इस समझौते के चलते तमिलनाडु के मछुआरों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि पहले उन्हें इस द्वीप तक जाने और वहां अपने जाल सुखाने की सुविधा थी और समझौते के बाद भारतीय तमिलनाडु से न केवल ये अधिकार छीन लिए हैं बल्कि श्रीलंका की नौसेना को उन्हें तंग करने और गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया है। पहले आप देखते हैं कि वहां हमारे मछुआरों को जाल सुखाने की आजादी थी, अधिकार थे वहां जाने के, लेकिन अब आप देखते हैं वो भी छीनने जा रहे हैं। श्रीलंका की नौसेना आए दिन तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार करने के साथ उनकी नौकाएं भी जब्त कर लेती है। साफ है कि इन मछुआरों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा भी है, उनकी रोजी रोटी से जुड़ा मसला भी है। कांग्रेस जिस तरह कच्चा तीबू समझौते से भारत को होने वाले लाभ गिनाने की स्थिति में नहीं है, उसी तरह उसके पास इस सवाल का भी कोई ठोस जवाब नहीं है कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तानी सेना के कब्जे में बने रहने के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने युद्ध विराम करना क्यों तय किया। यह प्रश्न इसलिए विचलित करता है क्योंकि भारतीय सेना इस इलाके में घुस आई पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने की स्थिति में थी। यदि उसे कुछ दिन का समय मिल जाता तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होता और कश्मीर समस्या सिरदर्द नहीं बनी होती। एक बात और बताऊं, देखिए ये पुराने मुद्दे हैं
और इन पर जितनी बहस की जाए उतनी कम है। और देखिए, सबकी आलोचना होती है और उस समय की अपनी परिस्थिति भी थी, ये भी कहा जाता है। तो राजनीति अधिक होती है इस तरह के मुद्दों पर, आप सभी जानते हैं। मेहनत का फल। बिहार बोर्ड की मैट्रिक का सुखद परिणाम बता रहे हैं कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। 82.91% छात्र छात्राओं ने परीक्षा पास कर पिछले 6 वर्षों में सबसे बेहतर परिणाम हासिल करने का कीर्तिमान बनाया है। टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होने की तो ऐसी मारामारी रही है कि इसमें 51 छात्र छात्राओं ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित कर लिया है। टॉपरों की लिस्ट में कोई मजदूर का बेटा तो कोई किसान का, यानी कि इन्होंने बताया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बस उन्हें उचित मंच चाहिए। शिक्षा विभाग ने यह मंच उपलब्ध कराया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हाल के दिनों में कई कदम उठाए गए हैं। जब मासिक परीक्षाओं से पढ़ाई का सतत मूल्यांकन होता है तो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, उनके लिए विशेष कक्षाओं के इंतजाम होते हैं। बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति की सघन निगरानी से यह सुनिश्चित हुआ कि बच्चे स्कूल आए, उन्हें पढ़ाने के लिए वहां शिक्षक मौजूद मिले। कुछ आप देखते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व तक आलम यह था कि मास्टर साहब महीने में एक बार हाजिरी लगा जाते थे, बच्चे मिड डे मील खाकर चले जाते थे। कड़े अनुशासन से तस्वीर बदली है और इसका सर्वाधिक फायदा उन माँ बाप को हुआ है जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा तो देना चाहते थे, लेकिन सरकारी स्कूलों में उन्हें मन महसूस कर ही पढ़ाते थे। अब हालत बदलने के बाद अभिभावकों के सपनों को पंख लग रहे हैं। उनकी खुली आंखें देख रही कि किसान मजदूर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़कर निजी स्कूल के बच्चों के समतुल्य खड़ा हो सकता है। हालांकि यह इतराने का समय नहीं है, स्कूलों की पढ़ाई को और बेहतर करने के संकल्प लेने का समय है। वैसे 17% विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो गए, उनके सफल होने का कारण ढूंढने पर भविष्य में और शानदार परिणाम हासिल होना सुनिश्चित होगा। जैसे जैसे कमियां दूर होंगी, बिहार बोर्ड के बच्चे और शान के साथ CBSE और ICSE बोर्ड के बच्चों के साथ कदम ताल कर रहे होंगे। और एक बात और याद रखिएगा, देखिए हमेशा याद रखिए, जो आपके पास है उसी में अवसर ढूंढिए, उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं वो देखिए, वरना कमियां तो हर किसी के पास बनी हुई हैं। अब कमियां का रोना रोते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। देश का अनोखा गिद्ध रेस्टोरेंट, ये झारखंड के कोडरमा जिले में गिद्धों के लिए एक रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है। इसमें गिद्धों के लिए विभिन्न मृत पशुओं के मांस परोसे जाएंगे। ये आहार डाइक्लोफेनाक जैसे पशुधन दवाओं से मुक्त होंगे और जिसमें गिद्धों को स्वस्थ प्रद भोजन मुहैया कराया जा सकेगा। इस पहल का दूरगामी मकसद गिद्धों की घटती संख्या को बढ़ाना तथा उनके संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना है। गिद्ध धरती पर प्राकृतिक सफाई कर्मी की भूमिका निभाते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी महत्ता रखने वाले गिद्धों की तादाद तेजी से कम हो रही है। पिछले 3 दशक में देश के गिद्धों की संख्या 4 करोड़ से घटकर 4 लाख से भी कम रह गई है। गिद्ध जानवरों के शवों का उपभोग करते, इनकी पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता और इससे वायु प्रदूषण नियंत्रित होता और बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। गिद्धों को विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण पशुओं के उपचार में प्रयोग की जाने वाली डाइक्लोफेनेक नामक दवा की पुष्टि गिद्धों की मौत के लिए एक कारक के रूप में हुई है। जब पशुओं की मृत्यु होती है तो यही दवा जहर के रूप में जानवर के शरीर में बचा रह जाता है, जिसका भक्षण करने में गिद्धों के गुर्दे आप देखते हैं कि और यकृत खराब हो जाता है और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पशुओं के इलाज में प्रयुक्त उक्त दवा के विकल्प के रूप में मेलोक्सिकन का प्रयोग किया जा सकता है, जिसका गिद्धों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। गिद्धों की संख्या में कमी आने का दूसरी बड़ी वजह प्राकृतिक पर्यावास का विखंडन होना है। गिद्ध आमतौर पर आप देखते हैं कि अपने घोंसले यूकेलिप्टस, शीशम, सेमल, इमली और पीपल जैसे पेड़ों पर बनाते हैं, लेकिन वनोन्मूलन के कारण न सिर्फ इन वृक्षों की संख्या में कमी आई है, बल्कि जंगलों से गुजरती विकासिक गतिविधियों ने गिद्धों को भयभीत भी कर दिया है। बिजली की तारों से सटने और अवैध शिकार की वजह से भी गिद्धों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अपनी रेड लिस्ट में 2002 में ही भारतीय गिद्ध जिप्स इंडिकस को गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया था, पर 2 दशक बाद भी गिद्धों को संरक्षित करने में कामयाबी नहीं मिल पाई और गिद्धों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 2020-25 के बीच एक कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है और इसके तहत 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र तथा 4 शहरों गुवाहाटी, भोपाल, हैदराबाद और पिंजौर में बचाव केंद्रों की स्थापना की जानी है। गिद्ध जैव विविधता के महत्वपूर्ण अंग है, अतः इस प्रजाति के संरक्षण के प्रति सभी को संजीदा होना होगा। ये आप देखिए टिप्पणियां रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। एक समान शिक्षा की दिशा में अहम फैसला।
पिछले दिनों एक याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया और उच्च न्यायालय का मानना है कि यह अधिनियम संविधान में निहित पंथ निरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है यह तो आने वाला समय में पता चलेगा, किंतु वर्तमान में उच्च न्यायालय के फैसले ने इस विषय पर बहस को एक नई दिशा प्रदान की है। और आप देखिए, उल्लेखनीय है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित समानता और गैर भेदभाव के प्रावधानों और अनुच्छेद 25 में उल्लिखित पंथ निरपेक्षता के प्रावधानों, अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का उपबंध करता है। और याचिका में कहा गया था कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम के तहत एक बोर्ड बनाकर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा रही है और इस से संविधान में प्रदत्त 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को संविधान का उल्लंघन करने वाला घोषित कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों में मदरसा छात्रों को समायोजित करने का निर्देश भी दिया है। इस निर्णय से प्रदेश भर में आप देखते हैं लगभग 16,513 मान्यता प्राप्त और 8,449 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लगभग 25 लाख से अधिक छात्रों को मुख्य धारा की आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया है। वास्तव में इससे राज्य के मुस्लिम छात्रों को अपने लिए बेहतर जीवन जीने का एक मार्ग भी प्रशस्त होगा। और आप देखिए, देखा जाए तो मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम के तहत एक बोर्ड का निर्माण कर राज्य भर में मदरसों के प्रशासन की एक मनमानी और अपारदर्शी प्रणाली बनाई गई थी और इस बोर्ड को राज्य के मदरसों के लिए पाठ्य पुस्तकें एवं पाठ्यक्रम डिजाइन करने और निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। इसके पास इन संस्थानों से स्नातक होने वाले छात्रों के लिए डिग्री प्रदान करने का भी अधिकार था और इसके तहत राज्य सरकार ही इन संस्थानों को धार्मिक शिक्षा के लिए वित्त प्रदान कर रही थी, जो संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित पंथ निरपेक्षता के सार का पूर्णता उल्लंघन है। न्यायालय द्वारा मदरसों में उपयोग की जाने वाली पाठ्यक्रम के विश्लेषण से पता चला कि छात्रों को अगली कक्षा में प्रगति के लिए इस्लाम उसके सिद्धांतों का अध्ययन करना आवश्यक है। आधुनिक विषयों को मदरसा शिक्षा में या तो शामिल नहीं किया गया या फिर वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया गया। इसका मतलब यह है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। न्यायालय के निर्णय ने कई विषयों पर नए सिरे से बहस की जरूरत को बल भी दिया है। सबसे महत्वपूर्ण चिंता है कि इन मदरसों में बच्चे पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है और इससे देश के लाखों युवा एक सशक्त और बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह रहे हैं। और न्यायालय में पेश राज्य सरकार की दलील के अनुसार उत्तर प्रदेश के मदरसों में नामांकित अधिकांश छात्र कम आय वाले परिवारों से हैं और जिन्हें इस तरह धार्मिक शिक्षा देकर उनके भविष्य को और खराब किया जा रहा है। न्यायालय ने भी आप देखते हैं पाया यहाँ इन छात्रों को प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता अन्य सरकारी शैक्षिक संस्थानों की तुलना में अत्यंत निम्न है। वैसे भी पिछले कुछ दशकों से देश के मदरसों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कई गंभीर चिंताएं सामने आई हैं और आप देखिए, मदरसों को मिलने वाले धन का स्रोत और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका उपयोग भी जांच के दायरे में है। मुस्लिम समुदाय में ऐतिहासिक रूप से कम साक्षरता दर के पीछे मदरसा शिक्षा व्यवस्था को ही प्रमुख कारण माना जाता है। भारत में रहने वाले मुसलमानों में साक्षरता दर SC, ST और OBC समुदाय की तुलना में भी काफी कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 48% मुस्लिम छात्र 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, जबकि केवल 14% ही 12वीं से आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि मदरसों में न केवल पाठ्यक्रम बेहद पुराना है, बल्कि यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली के मेल भी नहीं खाता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जैसे संस्थानों द्वारा किए गए स्वतंत्र शोध भी यह दावा करते हैं कि एक अन्य प्रमुख चिंता यह भी है कि इन मदरसों की फंडिंग अपारदर्शी तरीके से हो रही है और इसे आप देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी किसी भी उचित रूप में उचित नहीं माना जा सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट में कहा गया कि देश में मदरसों को सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फंड मिलता है, लेकिन इस राशि का 50% हिस्सा गुप्त स्रोतों से प्राप्त होता है। और आप देखिए, ये अपनेपन में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में देश भर में मदरसों के प्रसार ने न केवल गरीबों मुस्लिम छात्रों को अपने समाज के अन्य छात्रों की तुलना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और देश के विकास में सार्थक योगदान देने के अवसर से वंचित कर दिया, बल्कि देश की शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा
खतरा पैदा किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने भविष्य के लिए भी कई विचार सामने रखे हैं। राज्य द्वारा किसी एक धार्मिक समुदाय को धार्मिक शिक्षा के लिए पैसे नहीं दिए जा सकते हैं। राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता है, वह किसी एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं देखा जा सकता है, ना ही उसे बढ़ावा दे सकता है। इससे पहले भी इस मुद्दे पर जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम ब्रजमोहन रामदास मेहरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं दे सकता है, क्योंकि राज्य ना तो विशेष धर्म का समर्थक है और ना ही विशेष धर्म का विरोधी। और एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों का कोई भी समूह अपने लिए वह अधिकार और विशेष अधिकार नहीं रख सकता जो आप देखिए वह दूसरों को देने से इनकार करता है। और गत दिनों सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस बीबी नागरत्ना ने भी कहा कि पंथ निरपेक्षता की अवधारणा राज्य को किसी भी समुदाय के साथ विशेष व्यवहार करने की अनुमति नहीं देती है। और यह सिद्धांत समय समय पर आप देखिए भारतीय न्यायालयों के अनेक निर्णयों में भी प्रतिबिंबित हुआ है। वर्तमान मामले में भी यह स्थापित हो रहा है कि राज्य एक समुदाय के लिए धार्मिक शैक्षणिक संस्थान नहीं चला सकता है। इस प्रकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वर्तमान निर्णय न केवल प्रगतिशील है बल्कि समानता और पंथ निरपेक्षता के मूल से संवैधानिक मूल्यों को भी अत्यंत निष्पक्षता से उल्लेखित करता है। यह फैसला गरीब मुस्लिम परिवारों के बच्चों के लिए आधुनिक पंथ निरपेक्ष शिक्षा का मौका पाने और रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे वे मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे और साथ ही देश में अब एक समान शिक्षा की राय आसान करेगा। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास हो। किसी खास मकसद से तैयार की जा रही पीढ़ी को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना न केवल उनके लिए लाभप्रद है बल्कि यह पूरे समाज के लिए भी हितकर है। आधुनिक शिक्षा से वंचित मदरसा छात्र, या आप देखिए देश के मदरसों में पंथ निरपेक्ष आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जो आर्थिक रूप से वंचित और पिछड़े मुस्लिम परिवारों के बच्चों को प्रभावित कर रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पाया कि मदरसे विशेष रूप से दारुल उलूम देवबंद से संबंधित मदरसे मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। वे अपनी शैक्षिक तरीके में शारीरिक दंड का सहारा लेने में भी संकोच नहीं करते हैं, जो 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का स्पष्ट उल्लेखन है। वे अन्य धर्मों के उन छात्रों के साथ भी भेदभाव करते हैं जो पंथ निरपेक्ष सरकार द्वारा संचालित स्कूलों तक पहुंच की कमी के कारण स्थानीय मदरसों में दाखिला लेने के लिए मजबूर होते हैं और नतीजतन उन्हें उन स्कूलों में इस्लामी शिक्षा का अध्ययन करने पर मजबूर किया जाता है, जो उनकी धार्मिक मान्यता के विरुद्ध हो सकती है। यह संविधान के अनुच्छेद 28(3) के तहत प्रदत्त अधिकारों के घोर उल्लंघन को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। इन मदरसों में कार्यरत शिक्षकों को उचित वेतन देने का मुद्दा भी विवादास्पद बना हुआ है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने इसके सकारात्मक समाधान की उम्मीद जगी है और न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लाख वर्तमान मदरसा छात्रों को उन सरकारी स्कूलों में दाखिल लेने का आदेश दिया है जो पंथ निरपेक्ष हैं, ताकि उन्हें अन्य धर्मों के साथ साथियों के बराबर आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान की जा सके और इससे उन बच्चों का दृष्टिकोण सीमित नहीं होगा और वे कट्टरपंथी विचारों का समर्थन करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इस प्रकार उन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं सुनिश्चित होंगी। अब आप देखिए बाल अधिकार आयोग की यहाँ बात हुई है तो उसके बारे में याद रखिएगा। बाल आयोग की बात कर रहा हूँ मैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड की बात हो रही है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। और देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है इसकी सीमा। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं। चुनाव और आईपीएल का डबल मंजा, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। साइबर अपराध का बढ़ता जाल, देश भर में साइबर ठगों के कई गिरोह सक्रिय हैं जो तरह तरह के जाल बुनकर स्मार्टफोन के जरिए लोगों के बैंक खातों से पैसे चुरा रहे हैं। थोड़ा जागरूक रहा करिए आप लोग। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये आप देखिए कि दुनिया की 62.2% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। अपनी कुल आबादी के 52.4% हिस्से की बदौलत हमारा देश भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता बन चुका है। बेशुमार सहूलियत की वजह से इंटरनेट ने आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने का काम किया है, लेकिन
हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि इससे अविवेकी इस्तेमाल ने लोगों के जीवन को और अधिक पेचीदा और साइबर धोखाधड़ी के सामने बेहद लाचार रख दिया है। दिल्ली में बीते 8 से 14 मार्च के बीच ही साइबर ठगी के कई मामले लोगों के सामने आए हुए हैं। थोड़ा आप लोग देखिए, लालच में मत फंसा करिएगा। कहीं अगर आपको लोगों को लालच आ रही है, ये मान लीजिए आप लोग की क्या है, वहाँ फंसने के चांस आपके बढ़ जाते हैं, तो ध्यान रखा करिएगा। 2024 के अंत तक ही ब्याज में कटौती संभव है। एसबीआई ने जताया अनुमान, एमपीसी की आज से शुरू होने वाली बैठक में दर यथावत रहने की उम्मीद है। देखिए, मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही है, तो इसमें 3 आरबीआई के सदस्य रहते हैं और 3 भारत सरकार की तरफ से। और आप देखिए, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। चलिए आप लोग बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, और जो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है वो एक समय इसका हेडक्वार्टर नया बना हुआ है, इससे पहले कहाँ था, तो ये भी बताना है। और देखिए, गूगल बाबा का सहारा लेकर हर हाल में आप लोग मेरे क्वेश्चंस का जवाब दिया करिएगा यार। बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है और इन्होंने बिना शर्त माफी भी मांगी। पतंजलि उत्पादों को के भ्रामक विज्ञापन का मामला है, उसी की बात हो रही है। 500 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी करेगी बायजूस। वित्तीय संकट से जूझ रही है एडटेक कंपनी। रिकॉर्ड 1.85 लाख से अधिक कंपनियां गठित देश में। मार्च के दौरान नई नौकरियों में 4% की गिरावट। घरेलू हवाई यातायात 15.34 करोड़ रहने का अनुमान है। संपत्तियों के मुद्रीकरण से राजमार्ग मंत्रालयों को मिले 40,314 करोड़। एनएचएआई के ने 6,544 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 6,644 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। 2.07 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास पर 2023-24 में। हर माह हो रहे हैं 43.3 करोड़ डिजिटल लेन देन। 46 आईपीओ के जरिए 62,000 करोड़ जुटाएगी और 9,655 करोड़ रुपए जुटाए वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों ने 2023-24 के दौरान। आईपीओ में पहले दिन का औसत लाभ 9 से बढ़कर 29% हो गया है। रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 40% घटा। 34.37 लाख करोड़ रुपए के कर संग्रह का लक्ष्य हासिल करने की बात हो रही है। यूएन मुख्यालय में मनाया 4 अरब लोगों को भोजन परोसने की उपलब्धि का जश्न। पीएम मोदी ने उपलब्धि के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को दी बधाई। कहा, खाद्य सुरक्षा में भारत के योगदान को मिली वैश्विक मान्यता। अच्छी बात है। अक्षय पात्र योजना यात्रा 2000 में की गई थी सन में। 2012 तक 1 अरब को भोजन परोसा गया। 2019 में 3 अरब लोगों को भोजन परोसा गया। अक्षय पात्र भारत सरकार की पीएम पोषण अभियान की गैर लाभकारी कार्यान्वयन भागीदारी है। पूर्वी लद्दाख में बर्फ में फंसे भारतीयों, आईटीबीपी के जवानों को बीआरओ की वीरों ने बचाया। मैं इसलिए तो कहता हूं, अगर कोई ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है तो वो हमारे सैनिक हैं, हर मौसम में हमारी रक्षा करते हैं। अब आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत का समुद्र पहरेदार 3 दिन के लिए पहुंचा वियतनाम में। वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में मंगलवार को भारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार के पहुंचने के बाद भारतीय एवं वियतनामी जहाज। गाजा की वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर इजराइल का हमला, 7 सहयोगी सहायता कर्मियों की मौत। ये आप देखते हैं कि इजराइल और हमास में चल रहा है, वहाँ यूक्रेन रूस में चल रहा है। दुनिया में अभी बड़ी उठापटक चल रही है। ये हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखिए यूक्रेन है, ये रूस है। यहाँ आप लोगों को ये अरब सागर देखने को मिलेगा, ये अदन की खाड़ी है, ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये आपको देखने को मिलेगा। क्या? इजराइल। बाल्टीमोर में खोला गया अस्थायी वैकल्पिक चैनल। अभी नदी से मलबा साफ करने वाले जहाज कर सकेंगे इसका प्रयोग। हसमनी मामले में जज के परिवार पर टिप्पणी नहीं कर सकेंगे ट्रंप। उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये आप देखिए, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, यहाँ भी एक सन की शासक बैठा हुआ है। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा।
अब देखिए खेल का क्षेत्र है और खेल में आप लोग खासकर क्रिकेट को पसंद होते हैं करते होंगे, तो अभी आईपीएल देख रहे हैं आप लोग और कायदे से देख रहे हैं, एक एक बॉल देख रहे होंगे कहाँ जा रही है। क्वार्टर फाइनल में अनिरुद्ध चंद्रशेखर व विजय प्रशांत, भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और विजय प्रशांत की टेनिस जोड़ी अमेरिका में एटीपी टूर्नामेंट में पुरुषों की क्ले कोर्ट चैंपियनशिप के युगल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे ना। कैब ने बंगाल प्रो T20 लीग की घोषणा की हुई है। 11 वर्ष बाद चैंपियन लीग फाइनल में भिड़ सकती है जर्मनी टीम ने, लोथार साहब कह रहे हैं। प्रज्ञानंद कोनेरू हम्पी करेंगे भारतीय चुनौती की अगुवाई कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में। संतुलित जीवन शैली अच्छी सेहत का सार और स्वस्थ रहिए, मैं तो यही कहता हूँ। वो कहते हैं ना कि भूखे पेट वजन नहीं होते हैं, तो स्वस्थ बिना क्या काम कर पाओगे। मार्च में काशी विश्वनाथ धाम को 11.14 करोड़ रुपए का चढ़ावा हुआ है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत 54 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ है। ये 6 साल का होता है ना इनका कार्यकाल, और आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो। टोटल सदस्य कितने हैं राज्यसभा में, ये आप बताइएगा। अब आप देखेंगे कि यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। आविष्कारक मार्टिन कूपर ने पहली बार की सेल फोन पर बातचीत। 1973 में आज ही के दिन मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने पहली बार सेल फोन पर बातचीत की थी। कूपर ने अपने प्रतिद्वंदी बेल लैब्स के कर्मचारी को कॉल मिलाया। इस फोन की ऊंचाई 10 इंच और आप देखिए वजन आप देखिए 850 ग्राम था, और इसे 10 घंटे तक चार्ज करने पर आधे घंटे तक बात होती थी। पहली बार किया गया मानव से मानव में किडनी प्रत्यारोपण 1933 में आज ही के दिन यूक्रेन के सर्जन यूरी वोरोनायर ने पहली बार आप देखिए मानव से मानव में किडनी प्रत्यारोपण किया। एक महिला मरीज में मृत पुरुष की किडनी प्रत्यारोपित की गई थी। इस ऑपरेशन में करीब 6 घंटे लगे थे। ब्लड ग्रुप अलग होने की वजह से किडनी प्रत्यारोपण विफल साबित हुआ था। चुनाव लड़ने वाली पहली भारतीय महिला कमला देवी। समाज सुधारक कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 1903 में आज ही के दिन कर्नाटक के मंगलूर में हुआ था, और 1923 में सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने वाले संगठन सेवा दल से जुड़ गई। और आप देखते हैं कि 1926 में मद्रास विधानसभा का चुनाव लड़ कर किसी चुनाव में खड़ी होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रही। आज़ादी के बाद आप देखिए भारतीय कला हस्तशिल्प उद्योग के उत्थान में योगदान दिया, और 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुई, और 29 अक्टूबर 1988 को उनकी डेथ हो गई थी। वीगन डाइट से मधुमेह रोगियों में हृदय रोग का खतरा कम है। कम फैट वाले वीगन डाइट लेने से कम हो जाती है इंसुलिन की जरूरत। वजन में भी कमी। टाइप 1 डायबिटीज में यह पाया गया खास फायदेमंद। अध्ययन के लिए टाइप 1 डायबिटीज में से पीड़ित 58 लोगों का किया गया चयन, जिन्हें कम फैट वाले वीगन डाइट दिए और उनमें इंसुलिन की जरूरत 28% तक कम हो गई। विश्व के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर ने जारी किया मानव मस्तिष्क का चित्र, और मनुष्य के मस्तिष्क का ऐसा चित्र कभी देखा है। विश्व के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर इंसेल्ट मैग्नेटम 11.7 टेस्ला MRI ने मानव मस्तिष्क का अपना पहला चित्र उपलब्ध कराया है। यह फ्रांस के GIF ऑन एक्ट स्थित पेरिस सैकले वैकल्पिक ऊर्जा एवं परमाणु ऊर्जा आयोग केंद्र में MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जांच के दौरान स्कैन हुआ है। आशा है कि इससे हमारे रहस्यमय मस्तिष्क के अध्ययन में अधिक प्रकाश बढ़ेगा। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव एवं आप देखिए मानसिक रोगों की बेहतर समझ भी प्रदान करेगा। विषाक्त ताऊ प्रोटीन को टारगेट करने वाले mRNA की खोज हुई है, अनुसंधान कर रहा है। दिल्ली व चंडीगढ़ में इस बार सर्दियों में बड़ा प्रदूषण का स्तर। 7 प्रमुख शहरों में PM 2.5 के स्तर की तुलना करने वाले एक हालिया अध्ययन में आया सामने। क्लाइमेट ट्रेंड्स के अध्ययन में वाराणसी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाला इकलौता भारतीय शहर है। जब माल में महिला के पैरों तले खिसक गई जमीन, मॉल में, माल लिखा हुआ है मॉल में।
चलिए, आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग जरूर बताइए। मेरी तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए। धन्यवाद।